हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो बीएससी का जो थर्ड पेपर है थर्ड ईयर का डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसमें हम बात कर रहे थे एक टॉपिक की जिसका नाम था पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब हमने देखा था, वहाँ उसके टाइप देखे थे। जनरली वहाँ पे एक कंप्लीट था, एक वहाँ पे साइक्लिक था। उसके बाद में उससे पहले हमने बात देखी थी नेचुरल था, एक इंड्यूस था, और उसके बाद हमने आगे आके बात कर रहे थे। वहाँ हमने जो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है और डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है उसकी भी बात की थी। अब जो डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है, हमने क्या देखा था कि वहाँ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही बार बार डेवलप होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, और बिना फर्टिलाइजेशन की जो डिप्लॉइड स्टेज आती है उसे हमने थाइलेटॉकिका भी नाम दिया था। किसका? थाइलेटॉकिका। तो बात कर रहे थे हम किसकी? डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, जिसको थैलेटॉकी भी कहते हैं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में, जिसमें हैप्लॉइड जो गैमीट्स हैं उन्हीं गैमीट से हैप्लॉइड इंडिविजुअल क्या जो मेल्स हैं वो बनते हैं, और जो फीमेल्स होंगी वो ऑलवेज डिप्लॉइड होती हैं क्योंकि उनको फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होती हैं। तो डिप्लॉइड फर्टिलाइजेशन हमने ये देखा कि भाई जो डिप्लॉइड स्टेज है गैमीट्स के बाद जो स्टेज बनती है जाइगोट का फॉर्म, लेकिन वहाँ जो गैमीट बनेंगे वो डिप्लॉइड स्टेज में ही रहते हैं, यानी कि वहाँ प्रॉपर जो मियोसिस है यानी कि जो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन है वो होता नहीं है। इस वजह से जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो वापस अंडर एम्ब्रियोनिक जो स्टेज है उसमें चली जाती है और नए जो ऑर्गेनिज्म है उसका डेवलपमेंट करती है। तो ये जो प्रोसेस है डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है, क्योंकि यह कौन सा प्रोसेस नहीं है? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं है। और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं है तो जो गैमीट्स हैं या गैमीटोजेनेसिस हो रहा है वहाँ प्रॉपर रिडक्शनल डिवीजन नहीं हो रहा। और रिडक्शनल डिवीजन यानी फर्स्ट मियोसिस, और जो फर्स्ट मियोसिस है अगर वही नहीं हो रहा है तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो कैसा? एज इट इज़ बना रहेगा डिप्लॉइड यानी डिप्लॉइड स्टेज में। और इसी स्टेज में ये जो स्ट्रक्चर है अंडर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जाके नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगी। तो ये जो बात हुई ये बात हुई डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस की। अब जो डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है उसको हमने दो टाइप में अगेन डिवाइडेड किया था। एक था एमियोटिक मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस और दूसरा था मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस। तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने बात की थी कि जो मियोसिस है उसका ही इम्पोर्टेंट रोल होता है गैमीट्स प्रोडक्शन में, क्योंकि वहाँ मियोसिस के थ्रू जो रिडक्शनल डिवीजन होगा वहीं क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाएंगे। तो अगर वो प्रोसेस प्रॉपरली हो नहीं तो क्या होगा? डिप्लॉइड स्टेज ही बनेगी, और डिप्लॉइड स्टेज ही बनेगी और वही स्टेज क्या कब बनाए? नए ऑर्गेनिज्म बनाए। तो वो क्या है? पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन से नए जो ऑर्गेनिज्म का वो फॉर्मेशन है वो भी पार्थेनोजेनेसिस कहला रहा है, लेकिन वो डिप्लॉइड केस में है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस। एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है कि जो oogenesis का प्रोसेस होगा उस oogenesis के प्रोसेस में जो रिडक्शनल डिवीजन होता है उससे जो क्रोमोसोम नंबर है वो जो हाफ रह जाएंगे, तो वो क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं रह पाते, यानी जो मियोसिस है वो एज इट इज नहीं हो पाता। और स्पेशली कौन सा? मियोसिस फर्स्ट, जिसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। और इसकी वजह से नहीं होने के कारण जो सेकंड मियोसिस है वो तो एज इट इज माइटोसिस की तरह होता है, और माइटोसिस से जो स्ट्रक्चर बनेगी वो डेफिनेटली डिप्लॉइड होगी, और जो एग बनेंगे गैमेटोजेनेसिस से वो भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होंगे। तो जो मियोटिक डिवीजन के एब्सेंस के कारण जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहलाएगा। तो यहाँ जो मियोसिस है वो मियोसिस प्रॉपर नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो मियोटिक फर्स्ट है या जिसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं वो रिडक्शनल डिवीजन नहीं हो पाता, और रिडक्शनल डिवीजन नहीं हो पाने से जो अगली जो स्टेज होगी वो हमें ये डिप्लॉइड स्टेज डिप्लॉइड में ही बनेगी। और इसमें अगर सेकंड मियोटिक हो या सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन हो
तब भी हमें डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही देखने को मिलेगी। और इन्हीं डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो जो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया था, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें मियोसिस ही नहीं हो रहा था। तो मियोसिस प्रॉपरली नहीं हो, यानी कौन सा मियोसिस, जो एक्चुअल या रियल मियोसिस है, मियोटिक फर्स्ट, जिसे अपने रिडक्शनल डिवीजन या इसे फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन। और अगर ये फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन नहीं हो तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं रह पाएगा। तो हाफ नहीं रह पाएगा, जो नंबर पहले था वही नंबर नेक्स्ट सेल्स में दिखाई देगा, डॉटर सेल्स में। और जो एग सेल्स होंगी वो ऑलवेज डिप्लॉयड होंगी और वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जाके नया डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ही बनाएंगी। तो देखो इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन एब्सेंट, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। तो नो फर्टिलाइजेशन, लेकिन गैमेटिक स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम के वो नंबर हैं जो होने चाहिए नहीं। गैमेटिक स्टेज में क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, लेकिन इसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं है तो डिप्लॉयड स्टेज है। तो इस वजह से इसको हमने नाम दिया एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस। तो इस तरह से आपके समझ में ये आया होगा कि जो एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस है वो डिप्लॉयड क्यों होती है। क्लियर हुई। इसी का अगला हम टाइप डिस्कस करें जिसका नाम है मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस। तो मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ मियोसिस होगा। तो मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस में यहाँ मियोसिस फर्स्ट यानी रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है। और रिडक्शनल डिवीजन होने के बाद हम जानते हैं क्या होगा कि जो oocyte बनेगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। और हैप्लॉइड जो सेकेंडरी oocyte होगा उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो जस्ट हाफ होंगे, लेकिन कुछ स्पेशल प्रोसेस होती हैं। उन स्पेशल प्रोसेस के वजह से क्या होता है, जो हैप्लॉइड स्टेज है वो वापस अपनी प्रियर डिप्लॉयड स्टेज को क्या कर लेता है, रिस्टोर कर लेता है। तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को वापस रिस्टोर करके क्या करेगा, अंडर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जाके स्पेशल प्रोसेस के थ्रू नए जो एनिमल हैं उनका फॉर्मेशन करेगा। लेकिन वहाँ भी क्या नहीं हो रहा है, कोई फर्टिलाइजेशन, यानी जो गैमीट हैं उनका कोई सम्मिलन या उनका फ्यूजन नहीं हो रहा है। इसलिए क्या कहेंगे हम उसे, पार्थेनोजेनेसिस। लेकिन कैसा है, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड स्टेज ही बन रही है, लेकिन मियोसिस प्रॉपर हो रहा है। यानी हैप्लॉयड स्टेज आने के बाद भी वापस डिप्लॉयड स्टेज आ रही है। क्या कह रहे हैं अपन कि जो हैप्लॉयड स्टेज इससे डेवलप होगी, यानी जो यहाँ पे हैप्लॉयड जो एग डेवलप होगा वो फाइनली कुछ डेफिनेट प्रोसेसेस के थ्रू डिप्लॉयड एग में कन्वर्ट या ओवा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा कैसे होता है देखना भाई। तो मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस, मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस, सपोज ये है, क्या है, ये एक फीमेल है और ये फीमेल गई ब्रीडिंग सीजन में। ब्रीडिंग सीजन में जाने से पहले जो गैमेटोजेनेसिस होगा, उस गैमेटोजेनेसिस में जो ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है वो मियोसिस फर्स्ट के थ्रू क्या बनाएगी, इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएगी। ये मियोसिस फर्स्ट है तो यहाँ ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड स्टेज होगी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, मियोसिस सेकंड हो जाएगा। और मियोसिस सेकंड के बारे में तो आप जानते ही हो, ये तो बिल्कुल माइटोटिक डिवीजन की तरह ही होता है और माइटोटिक डिवीजन की तरह हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जो सेल्स हैं वो वापस डिवाइड होंगे
और क्रोमोसोम नंबर तो जैसा इनमें था एज इट इज़ यहाँ रहेगा, लेकिन यहाँ रिडक्शनल डिवीजन हो गया तो क्रोमोसोम नंबर इसके कंपैरिजन में यहाँ पे रिड्यूस हो गए। तो जो सेल बनी हैं वो हमें गैमीट के फॉर्म में ही दिखाई दे रही हैं, यानी हैप्लॉइड स्टेज में ही हैं, यानी मियोसिस यहाँ प्रॉपर हो रहा है। लेकिन एमियोटिक केस में मियोसिस तो हो ही नहीं रहा था प्रॉपर, और प्रॉपर मियोसिस होने का मतलब क्या था कि भैया मियोटिक फर्स्ट डिवीजन यहाँ नहीं था। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर हमें मिली कौन सी, जो ऊसाइट है वो कैसा है, ऊसाइट या ऊसाइट ही लिख दूं, चलो मैं यहाँ पे ऊसाइट हैप्लॉइड, क्लियर है। अब ये पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू डिप्लॉयड स्टेज को रिस्टोर कर लेता है, रिस्टोर्स डिप्लॉयड स्टेज थ्रू पर्टिकुलर प्रोसेसेस। तो कुछ विशेष प्रोसेस होंगी, उन प्रोसेस की वजह से ये जो डिप्लॉयड एग है, सॉरी हैप्लॉइड जो एग है वो डिप्लॉयड स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो प्रोसेस हैं उनके नाम हमने कल भी डिस्कस किए थे। एक नाम था उसका रेस्टिट्यूशन मेथड, रेस्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा था ऑटो फर्टिलाइजेशन, क्लियर है। यानी मियोटिक जो पार्थेनोजेनेसिस है उसमें सिंपल जो मियोसिस है वो एज इट इज़ हो रहा है, हैप्लॉइड स्टेज भी बन रही है, लेकिन वो वापस डिप्लॉयड स्टेज में क्यों कन्वर्ट हो रही है, तो वहाँ कुछ प्रोसेस हैं। वो प्रोसेस यहाँ दो प्रकार के हैं, एक है रेस्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है ऑटो फर्टिलाइजेशन मेथड। तो जो रेस्टिट्यूशन जो मेथड होता है इसमें क्या होता है कि जो आपको डिप्लॉयड स्टेज होगी हैप्लॉइड स्टेज से कैसे बनेगी, यहाँ पे जो मियोसिस फर्स्ट है वो मियोसिस फर्स्ट में फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन जिसे कहते हैं वो सामान्य प्रकार से होगा, लेकिन वहाँ पे वो प्रभावी नहीं रह पाएगा, यानी वो हैप्लॉइड स्टेज को नहीं रख पाएगा। तो जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है या सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन है, तो डिप्लॉयड स्टेज बनाने में क्या होगा, यहाँ पे देखना भाई, रेस्टिट्यूशन मेथड में ये हैप्लॉइड स्टेज है, इस हैप्लॉइड स्टेज में ये बनेगी, लेकिन बनने से पहले यहाँ पे क्या होगा, इसको बनने से पहले यहाँ पे जो मियोसिस फर्स्ट है वो इफेक्टिव ही नहीं होगा। कैसा नहीं होगा, इफेक्टिव। तो इफेक्टिव नहीं होगा तो यहाँ जो सेल्स बनेंगी वो सेल्स कैसी होंगी, डिप्लॉयड ही होंगी, और यहाँ जो मियोसिस सेकंड है उससे वापस दो सेल बनेंगी और वो माइटोसिस की तरह होगा, और इस तरह से जो एनिमल बनेगा इसमें जो अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया है तो ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल को ही पैदा करेगी। क्लियर हुई। तो ये जो मेथड है ये मेथड कहलाता है रेस्टिट्यूशन मेथड। यानी इसमें क्या होगा, जो हैप्लॉइड एग है उसके जो क्रोमोसोम हैं उनमें डबलिंग हो जाती है, और डबलिंग हो जाने की वजह से क्या होगा, इसमें सेल्स सेपरेट नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती, सेल सेपरेट नहीं हो पाती, और सेल सेपरेट नहीं हो पाएंगी तो एज इट इज़ जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है वही हमें डिप्लॉयड स्टेज में दिखाई देंगी। अब हम इसको थोड़ा जो रेस्टिट्यूशन मेथड है उस रेस्टिट्यूशन मेथड को हम एक फिगर के थ्रू अंडरस्टैंड करें। रेस्टिट्यूशन रेस्टिट्यूशन मेथड में सपोज ये डिप्लॉयड एग है और ये यहाँ क्रोमोसोम्स हैं, डिप्लॉयड स्टेज है तो ये नंबर क्रोमोसोम के हैं जनरल, यहाँ सपोज 4 क्रोमोसोम है, ये डिप्लॉयड स्टेज का केस है।
अब इसमें हमें क्या करना है, रेस्टिट्यूशन मेथड यानी जो मियोटिक जो पार्थेनोजेनेसिस है, उस मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू हमें डिप्लॉयड जो इंडिविजुअल्स हैं वो हमें यहाँ क्या करने हैं, उत्पन्न करने हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होता है वो इनकम्प्लीट हो पाता है, तो इनकम्प्लीट हो पाता है, और साथ में जो सेल डिवीजन होगा यानी जो साइटोकाइनेसिस होता है वो यहाँ देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ जो ये क्रोमोजोम है वो क्रोमोजोम किस तरह दिखाई देंगे, यहाँ पे इसके डिवीजन के फॉर्म में दिखाई देंगे, जैसे ये स्पेंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये क्रोमोजोम ये है यहाँ इस तरह से, एक क्रोमोजोम ये है और यहाँ इस तरह से, ये क्रोमोजोम यहाँ बन गए। क्यों, यहाँ इनकम्प्लीट मियोसिस फर्स्ट, जो मियोसिस फर्स्ट है वो यहाँ कैसा है, इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस एब्सेंट है। तो साइटोकाइनेसिस अगर यहाँ एब्सेंट है तो ये दो इक्वल डॉटर सेल्स में नहीं बट पाएगी। अगर दो इक्वल डॉटर सेल्स में बट पाए तो यहाँ डेफिनेटली क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाएगा। कैसा रह जाएगा, हाफ। तो जो ये स्टेज है, ये स्टेज आगे जाके अब भी कैसी है, डिप्लॉयड, और इनकम्प्लीट माइटोसिस होने के मियोसिस होने के कारण जो साइटोकाइनेसिस एब्सेंट था, उस एब्सेंस की वजह से ये आगे अपना जो जनरल जो फॉर्म है वो रख लेगी। ये सारे क्रोमोसोम इस तरह से, ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो गई है, डिप्लॉयड हो गई है। साइटोकाइनेसिस यहाँ पे है नहीं, और साइटोकाइनेसिस नहीं होने के कारण जो क्रोमोसोम हैं वो डॉटर सेल्स में डिवाइड नहीं हो पाए, और डॉटर सेल्स में डिवाइड नहीं हो पाए तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रेस्टिट्यूशन। यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, रेस्टिट्यूशन। और इसी के थ्रू अगर क्या हो, ये स्टिमुलस हो जाए किसके लिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए स्टिमुलस होके ये सेकेंडरी oocyte बनाएगा। क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte बनाने के बाद यहाँ साथ में जो सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होगा वहाँ एक पोलर बॉडी हमें देखने को मिलती है। कितनी, एक पोलर बॉडी हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो ये भी डिप्लॉयड है, लेकिन ये कैसा है, सेकेंडरी oocyte का स्टेज है। तो ये सेकेंडरी oocyte का स्टेज है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनका सेपरेशन हो जाएगा, और सेपरेशन होने के बाद यहाँ हमें क्या दिखाई देंगे, एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल, और ये मियोसिस कैसा है, सेकंड है। तो यहाँ इस तरह के हमें थ्रेड्स दिखाई देंगे, ये डिप्लॉयड, और यहाँ इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखाई देगी जो पोलर बॉडी बनाएगी। तो ये भी कैसी हुई, डिप्लॉयड स्टेज हुई। ये भी कैसी स्टेज हुई, डिप्लॉयड स्टेज हुई। तो जो सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन है वो भी यहाँ पे इम्प्रॉपर हो जाता है। तो इस तरह से अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है तो जो क्रोमोसोम है उनका डिवीजन नहीं हो पाता, और यही कहलाता है रेस्टिट्यूशन मेथड। तो रेस्टिट्यूशन मेथड की वजह से जो हैप्लॉइड स्टेज है वो रिस्टोर कर पाती है किसको, डिप्लॉयड स्टेज को। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमें रेस्टिट्यूशन मेथड देखने को मिलता है। तो क्या डिफरेंस है, यहाँ भाई दो सेल बननी चाहिए थी और दो सेल ना बनकर यहाँ पे एक ही सेल में ही ये सारे जो क्रोमोसोम हैं वो क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। तो यही जो फेज है यही रेस्टिट्यूशन की है, और ऐसा देखने को मिलता है हमको हाइमेनोप्टेरा, किसमें, हाइमेनोप्टेरा जो इंसेक्ट्स का ऑर्डर है, और साथ में लेपिडोप्टेरॉन में, लेपिडोप्टेरॉन में क्या, रेस्टिट्यूशन मेथड, यानी हाइमेनोप्टेरॉन और लेपिडोप्टेरॉन में डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स बनेंगे पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू, और वो कैसे होंगे, मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस या डबल डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस जो मियोसिस का टाइप है। तो ये पहला प्रोसेस हुआ रेस्टिट्यूशन प्रोसेस, जिसमें सेल डिवीजन प्रॉपर हुआ नहीं था, इनकम्प्लीट मियोसिस फर्स्ट की वजह से।
अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, उस नेक्स्ट प्रोसेस में दूसरा नाम है जब हैप्लॉइड स्टेज वापस रिस्टोर कर ले किसको, डिप्लॉइड स्टेज को, तो उसे जो सेकंड प्रोसेस है उसका नाम है ऑटो फर्टिलाइजेशन। क्या नाम है, ऑटो फर्टिलाइजेशन। तो जो ऑटो फर्टिलाइजेशन है उसमें क्या होता है, जो एग है और जो पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर वापस डिप्लॉयड स्टेज को रिस्टोर कर पाते हैं। क्या है, जैसे यहाँ ये एग के लिए बनाने वाली सेल है पीजीसी डिप्लॉयड, यहाँ ये डिवीजन हुआ मियोसिस फर्स्ट का, तो ये क्रोमोसोम नंबर हाफ रह गए। अब इसमें हाफ रह गए तो ये मियोसिस जो होता है हम जानते हैं अनइक्वल डिवीजन होता है, एक बड़ी सेल बनती है एक छोटी सेल बनती है। ये इसमें मियोसिस सेकंड हो रहा है, मियोसिस सेकंड, वापस यहाँ एक अनइक्वल सेल बनेगी, एक छोटी सेल बनेगी और यहाँ पे ये दो सेल, तो ये है कहलाएगी फर्स्ट पोलर बॉडी जनरली, ये कहलाएगी एडिशनल पोलर बॉडी, एडिशनल पोलर बॉडी, और ये है हमारी सेकंड पोलर बॉडी, और ये है हैप्लॉइड जो गैमीट है, फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। तो मियोसिस फर्स्ट प्रॉपर हुआ, मियोसिस सेकंड प्रॉपर हुआ, तो क्या होगा, यहाँ पे जो पोलर बॉडी है वो पोलर बॉडी का जो प्रोन्यूक्लियाई है फीमेल गैमीट, जो एक्चुअल फीमेल गैमीट है उसके साथ फ्यूज होके N+N वापस क्या कर लेगा, यहाँ पे डिप्लॉयड स्टेज को रिस्टोर कर लेगा। तो ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस, बाद में न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो जो स्टेज बनेगी क्रोमोसोम के फ्यूज होने से N+N जो डिप्लॉयड स्टेज होगी, और ये आगे किस में जाएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जाके क्या पैदा करेगा, नए डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स। तो देखो यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन तो हो रहा है, लेकिन जो पोलर बॉडी है और जो एग है यानी सेम सेल्स में हो रहा है, तो सेम सेल्स में हो रहा है तो कोई इसके जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल में कोई डिफरेंस होगा, तो वहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो ये भी प्रोसेस क्या कहलाएगी, पार्थेनोजेनेसिस, जिसको नाम देते हैं प्रोसेस का ऑटो फर्टिलाइजेशन, जो टाइप है मियोसिस में डबल फर्टिलाइजेशन का, यानी मियोटिक जो पार्थेनोजेनेसिस है उसका टाइप है किसमें, डिप्लॉयड फर्टिलाइजेशन, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस में। तो डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस का एक कारण पढ़ा था हमने प्रोसेस के लिए रेस्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा रीजन है इसका ऑटो फर्टिलाइजेशन। तो ऑटो फर्टिलाइजेशन का क्या मीन हुआ, फ्यूजन ऑफ एग प्रोन्यूक्लियाई विद प्रोन्यूक्लियाई ऑफ पोलर बॉडी, और उसके बाद में इट रीस्टोर्स डिप्लॉयड स्टेज, ये वापस डिप्लॉयड स्टेज में, तो ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। तो जो ऑटो फर्टिलाइजेशन अपने आप में ही जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो हो रहा है, तो अपने आप में होने को क्या कहते हैं, ऑटो सेल्फ, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मतलब है गैमेटिक फ्यूजन। तो गैमेटिक फ्यूजन में क्या होता है, एम्फीमिक्सिस न्यूक्लियाई फ्यूजन, तो प्रोन्यूक्लियाई फ्यूजन ही तो हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या टर्म दिया है, ऑटो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे टर्म दिया है। तो बात समझ में आपके आ गई होगी दोनों ही मेथड की, कि भाई डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस में जो रेस्टिट्यूशन है उसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस के एब्सेंस की वजह से जो मियोसिस फर्स्ट है वो इम्प्रॉपर हो पाता है, इनकम्प्लीट हो पाता है, और ऑटो फर्टिलाइजेशन में जो प्रॉपर जो हैप्लॉइड स्टेज बनी है वो
हैप्लॉइड स्टेज गैमीट की पोलर बॉडी के न्यूक्लियाई के फ्यूजन के साथ वापस किसको प्राप्त हो जाएगी, डिप्लॉइड स्टेज को प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमें देखने को मिलती है। किसमें, एक इसका एग्जाम्पल है, एक इसमें मैराइन क्रस्टेशियन में देखने को मिलती है। मैराइन क्रस्टेशियन जो आर्थ्रोपोडा फाइलम की एक क्लास है, जो मैराइन क्रस्टेशियन हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है। क्लियर है? तो इस तरह से ये बात हुई पार्थेनोजेनेसिस के टाइप की, जिसमें बात की थी हमने डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। तो जो डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है उसमें रेस्टिट्यूशन मेथड और ऑटो फर्टिलाइजेशन। आगे हम पार्थेनोजेनेसिस में आगे बात करें हम कुछ स्पेशल केसेस की, जैसे आपके जो सिलेबस है उसमें पार्थेनोजेनेसिस में स्पेशल केसेस में दिया हुआ है एफिड्स, और जो फिलोक्सेरेन हैं उनमें जो पार्थेनोजेनेसिस है वो कैसे होता है, एफिड्स और फिलोक्सेरेन। पार्थेनोजेनेसिस इन एफिड्स एंड फिलोक्सेरॉन के जो मेंबर्स हैं उनमें पार्थेनोजेनेसिस किस तरह होता है। तो इनमें क्या होता है, इनमें कुछ स्पेशल बात ये है, जो एफिड्स और फिलोक्सेरॉन हैं उनमें जो मेल्स होते हैं उनमें एक जो एक्स क्रोमोसोम है उसका नंबर कम होता है कंपेयर टू फीमेल्स। क्या है, इसके जो फीमेल की बात करें और इसके हम मेल की बात करें होगी, उनमें तो जो क्रोमोसोम हैं वो इस तरह देखने को मिलेंगे डिप्लॉइड स्टेज में, लेकिन जो मेल्स होंगे उनमें एक एक्स क्रोमोसोम कम होगा, एक एक्स क्रोमोसोम कम होगा एज कंपेयर टू फीमेल। अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमें फीमेल और मेल्स में देखने को मिलती है। अब यहाँ क्या होता है, जो एक्स है वो दो टाइप के, जो फीमेल्स हैं वो दो टाइप के एक्स देती हैं। जो फीमेल्स हैं, एक लार्ज साइज्ड एग और एक है हमारे इससे स्मॉल, इसके नीचे लिख दूं, स्मॉल साइज्ड एग। तो जो लार्ज साइज्ड एग होंगे वो ऑलवेज फीमेल को ही बनाएंगे, क्योंकि वहाँ जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, एज इट इज़ जो फीमेल में 2nx के फॉर्म में होते हैं। यानी जो एक्स क्रोमोसोम होंगे वो एक्स क्रोमोसोम में कोई कमी नहीं होती, तो 2nx फॉर्म में ये दिखाई देते हैं। लेकिन स्मॉल साइज्ड के जो एग होते हैं उनकी जो उनसे जो एग बनेंगे वो उनमें हमें क्रोमोसोम नंबर एक्स एक कम होता है कंपेयर टू फीमेल। और वो किसको प्रोड्यूस करते हैं, ये तो फीमेल को प्रोड्यूस करते हैं, ये मेल्स को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, मेल्स को। तो जो इनकी फीमेल्स होती हैं उनसे दो टाइप के एग्स प्रोड्यूस होते हैं, लार्ज साइज एग जिनमें 2nx यानी सिंपल कंडीशन में क्रोमोसोम मिलेंगे जो फीमेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो स्मॉल साइज्ड एग हैं उनमें एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, और एक एक्स क्रोमोसोम कम होने की वजह, इसको इस तरह लिख लो, एक एक्स क्रोमोसोम कम होने की वजह से वो मेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो मेल का ये इस तरह का जीनोटाइप दिखेगा और फीमेल का हमें सिंपली ये टाइप का जीनोटाइप हमें दिखाई देता है। अगर हम बात करें इनमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो फीमेल होती हैं उनमें दोनों ही जो क्रोमोसोम होंगे या जो भी सेल बनेगी उनमें क्रोमोसोम वो सेम होंगे, यानी जो क्रोमोसोम नंबर होगा उन दोनों सेलों में सेम होगा। लेकिन जो मेल्स होंगे उनमें दो टाइप के गैमीट्स बनते हैं। सिंपल सी बात है। अब हमने फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट किया है, 2n और x, और मेल को कैसे रिप्रेजेंट किया है, 2nx माइनस x। क्लियर है। तो इनमें जो गैमीट्स बनेंगे, फीमेल में तो एक ही टाइप के गैमीट्स बनेंगे,
और जो मेल्स हैं उनमें 2 टाइप के हमें गैमीट्स देखने को मिलते हैं। अब जो एक टाइप के गैमीट्स होंगे फीमेल में तो वो क्या होंगे, इसी तरह के गैमीट्स होंगे 2nx और 2nx, क्लियर है। लेकिन मेल्स के केस में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, क्यों, वहाँ पे ऑलरेडी एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है और एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होने के कारण यहाँ जो कंडीशन बनेगी गैमीट्स की वो हमें इस तरह दिखाई देगी 2nx और एक 2n, इस तरह से। या इसको गैमीट्स बना रहे हैं ना अपन, तो इसको ऐसे कर दो, चलो गैमीट्स बना रहे हैं, गैमीट्स हैप्लॉइड स्टेज में ले आओ, गैमीट्स बना रहे हैं, तो ये तो डिप्लॉइड स्टेज है, ये हैप्लॉइड स्टेज है। तो यहाँ देखो ये गैमीट्स कैसे हैं, सेम काइंड्स, और यहाँ 2 काइंड्स ऑफ गैमीट्स। जो गैमीट्स हैं वो 2 काइंड के हैं, एक हमें कैसा दिख रहा है एन के साथ एक्स क्रोमोसोम, और एक हमें कैसा दिख रहा है एक्स क्रोमोसोम टोटली वहाँ एब्सेंट हैं। तो जो ऐसे एग होंगे, ऐसे जो गैमीट होंगे जिनमें एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन ये जो होंगे ये आगे जाके क्या बनाएंगे, अगर इनका फ्यूजन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो इनसे क्या बनेगी, डिप्लॉयड फीमेल्स बनेगी। क्या बनेगी, डिप्लॉयड फीमेल्स, फीमेल डिप्लॉयड। और इनसे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो आगे जो इंडिविजुअल होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का इंडिविजुअल होगा। तो इस तरह से जो एफिड्स और फिलोक्सेरॉन हैं उसमें जो फीमेल हैं उनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो इस तरह से 2nx के रूप में दिखाई देता है जीनोटाइप, और जो मेल है वहाँ उसके कंपैरिजन में एक क्रोमोसोम कम होता है। इस वजह से जो फीमेल हैं वो 2 टाइप के एग देती हैं, एक लार्ज साइज एग होगा जिनमें क्या होगा, जो एग होगा वहाँ पे सिंपल जो जीनोटाइप है फीमेल का दिखाई देगा जो फीमेल प्रोड्यूस करेगा, और एक जो स्मॉल साइज्ड एग हैं वो मेल को प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वहाँ कौन एब्सेंट है, एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है। और अंत में जब इनका हम गैमेटिक जो फॉर्मेशन करें तो यहाँ सेम काइंड्स के गैमीट्स मिलेंगे फीमेल में, लेकिन मेल में 2 अलग अलग यानी भिन्न प्रकार के गैमीट्स दिखाई देंगे। जो एक्स क्रोमोसोम के बिना जो गैमीट है मेल का वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इसके साथ दूसरा गैमीट बाई चांस फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या बनाएगा, फीमेल्स बनाएगा जो डिप्लॉयड कैरेक्टर की होंगी। तो इस तरह से हमें यहाँ भी पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है। तो आज हमने डिस्कस किया पार्थेनोजेनेसिस के एमियोटिक और मियोटिक काइंड्स, और उसके बाद में एफिड्स और फिलोक्सेरॉन में पार्थेनोजेनेसिस। थैंक यू वेरी मच।